नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और रशिया को लेकर आ रही है। दरअसल रशिया की रोसबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को विकसित कर सकते हैं। रूस ने कहा कि हम भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर करने के लिए तैयार हैं इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए, जिसमें कि HAL की जो मौजूदा सुविधाएं हैं यानी कि फैसिलिटी जो भारत में है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इन फाइटर जेट्स को बनाया जा सकता है। लेकिन ये भारत के फैसले पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेता है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया और भारत का एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है जिसमें कि दोनों ने मिलकर काम किया है, खास करके सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर। और ये जो फाइटर जेट है इसका निर्माण HAL की सुविधा में रशिया के सहयोग से किया जाता है, जो कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसलिए रशिया चाहता है कि वो भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में मदद भी करेगा और साथ ही हाई एंड टेक्नोलॉजी में भी सहयोग करेगा, क्योंकि रशिया को ये बात मालूम है कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। और ऐसे में अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये एक रशिया के लिए भी बेहतर ऑप्शन होगा और भारतीय वायुसेना की भी ताकत बढ़ेगी। और दोस्तों, जिस तरीके से हमारा AMC प्रोजेक्ट चल रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि हमें रशिया के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास के लिए आगे जाना चाहिए, ताकि प्रोग्राम कम से कम जल्द हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि चाइना कभी भी हावी हो सकता है और हम चाइना से ये नहीं बोलेंगे कि आप हमारे खिलाफ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब वो करेगा तो पूरी तरीके से करेगा। तो इसलिए भारत के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का होना बेहद जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारतीय वायुसेना को अपने एडवांस लॉइटरिंग सिस्टम ALS-50 की 100 यूनिटों की डिलीवरी करने वाला है। ALS-50 जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसकी लंबाई 2.4 मीटर है और विंग स्पैन है 3.8 मीटर का, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 50 किलोग्राम का, और इसकी क्रूजिंग स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंड्योरेंस है 1 घंटे से ज्यादा का, और रेंज 50 किलोमीटर है। ये UAV अपने साथ एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर वॉर हेड्स को भी ले जा सकता है, जो कि 6 किलोग्राम तक के हो सकते हैं। आपको बता दें कि ALS-50 -30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी काम कर सकता है, और इसे समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर लॉन्च और रिकवर भी किया जा सकता है। और इस UAV की सर्विस सीलिंग है 4000 मीटर। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने भारत को अपने टॉर M2KM मिसाइल सिस्टम की पेशकश की है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका ये जो टॉर मॉडुलर वर्जन है वो काफी अत्याधुनिक है। आपको बता दें कि टॉर M2KM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि 9M331D मिसाइल जो कि एक्सटेंडेड रेंज वाली है और 9M331 जो म्यूनिशन है उन्हें दाग सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि टॉर अगर अपने टारगेट को लॉक और स्पॉट करता है तो इसकी 100% गारंटी है कि ये अपने टारगेट को खत्म करेगा। 2016 में रशिया इसका परीक्षण कर चुका है और इसे रशिया ने अपने फ्रिगेट पर भी लगाया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, BAE सिस्टम और भारत की FSTC ने घोषणा की है कि वे इंडियन आर्म फोर्सेस के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए वर्ल्ड लीडिंग सिमुलेटर को तैयार करेंगे। एरो इंडिया 2023 में एक MOU पर भी साइन किया गया है, जिसमें कि दोनों कंपनियां साथ में मिलकर ट्विन डोम फुल मिशन सिमुलेटर को तैयार करेंगी हॉक MK-132 फास्ट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि एक रियलिस्टिक सिंथेटिक इन्वायरमेंट में पायलटों को ट्रेन करेगा और ये पायलट्स को एक बेहतर और हाई लेवल का स्टैंडर्ड भी प्रदान करेगा। हॉक MK-132 को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पिछले 2 दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो हॉक MK-132 है ये BAE सिस्टम के द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत HAL के द्वारा बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना 6 और P-8 जो गश्ती विमान है उन्हें खरीद सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल हमने भारतीय नौसेना को विमान से संबंधित सारी जानकारी जमा कर दी है, जिसका वो आकलन करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि हम तैयार हैं और अधिकारियों के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। बोइंग की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए P-8 विमान काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है। इस विमान को नौसेना ने कई सालों तक उड़ाया है, जो कि गश्त करने, पनडुब्बी रोधी क्षमताओं और समुद्री निगरानी में बेहतर विमान है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि P-8 विमान के साथ बोइंग कुछ और अपाचे हेलीकॉप्टरों में भी मदद कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी ड्रोन में भारत अब स्वदेशी चीजों को शामिल करना चाहता है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया है कि इन पीडिएटेड ड्रोन्स में 60% यानी कि 60% भारतीय कंटेंट होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने वाली इस मेगा डील में भारत को करीबन $6 बिलियन में 30 ड्रोन मिलेंगे। इस पूरी डील की समीक्षा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में एक कमेटी भी तैयार की गई है। भारतीय नौसेना के एडमिरल ने बताया कि हम अभी भी उस एक्वायर्ड पीडिएटेड ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और
हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसे स्वदेशी तौर पर बनाया जा सकता है और भारत में क्या इनकी सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं और ये क्षमताएं हैं जिनकी हमें जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश की कंपनियां और DRDO मिलकर काम भी कर रहे हैं और हम 60% मेक इन इंडिया कंटेंट चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि भारतीय नौसेना पहले से ही 2 प्रीडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है जिन्हें अमेरिका से लीज पर लिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तरी सीमा पर चीन से सटे 5 राज्यों के 2966 गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इस बारे में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की ओर से वाइब्रेंट विलेज योजना को मंजूरी दे दी गई है और चाइना से लगातार जो तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि ITBP की 7 नई बटालियनों को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से सरकार की योजना उत्तरी सीमा से जुड़े सभी गाँव से 5 साल में पलायन रोकने, इन गाँव में सभी बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की है। इसके अलावा चीन की सीमा से लगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए 4800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। यह आवंटन 2022-2023 से 2025-2026 के लिए है। इनमें से 2500 करोड़ सड़क और बाकी गांवों के विकास पर खर्च होंगे। यही नहीं, इसके अलावा लद्दाख में सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करने के लिए शृंखला सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। सामरिक दृष्टि से बेहद अहम इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण 2025 तक पूरा करने का फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में भारत और चीन का भी तनाव चल रहा है। इस बीच रशिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त सुखोई 30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारत को नए फाइटर जेट देने की घोषणा की है। यही नहीं, रशिया की तरफ से बोला गया है कि MiG-29 फाइटर जेट का अत्याधुनिक वेरिएंट भी मौजूद है जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल होता है। रूसी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि रूस पहले ही भारत को 270 सुखोई फाइटर जेट की आपूर्ति कर चुका है। यही नहीं, इन सुखोई विमानों के कई कलपुर्जे भारत में ही बनाए गए हैं। रशिया की मीडिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम भारत के साथ लंबी अवधि का सहयोग करना चाहते हैं ताकि अतिरिक्त विमानों की आपूर्ति की जा सके। रशिया को उम्मीद इस बात की भी है कि रूस भारतीय वायुसेना की 114 फाइटर जेट की डील हासिल कर लेगा और रशिया ने, आपको मालूम है कि अपने MiG-35 फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया है जिसे कि HAL के प्लांट में बनाया जा सकता है। और रशिया ने दोस्तों 5 सालों में भारत को $13 अरब के भी हथियार बेचे हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने हैंसोल्ट साउथ अफ्रीका के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत स्टेबलाइज मल्टी सेंसर एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिक गिम्बल को तैयार किया जाएगा इंडियन रोटरी और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए और साथ ही इनका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। यानी इसके अलावा HAL ने हैंसोल्ट जर्मनी के साथ भी एक MOU साइन किया है जिसके तहत इंडियन हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम को तैयार किया जाएगा, जिसके तहत दोनों ही देश इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, बंगाल एरोबेस स्टारडेट टेक्नोलॉजीज ने 3 अनमैन्ड सरफेस वेसल को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी की योजना है कि वो पहली वेसल भारतीय नौसेना को अगस्त 2023 में देगी। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल का नाम है ब्रेन बॉक्स स्मार्ट शिप ऑपरेशन। इसकी लंबाई 8 मीटर है, इसकी पेलोड क्षमता 200 किलोग्राम है और इंड्योरेंस टाइम है 12 घंटे का। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो 12 नॉटिकल मील पर आवर है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रेयर भारतीय वायुसेना के साथ बात कर रहा है अपने 6 प्रीटोट 600 जेट को बेचने के लिए, जिनका इस्तेमाल नेत्रा मार्क 1 प्रोग्राम के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो प्रेटर 600 है वो वर्तमान के मौजूदा ERJ 145 प्लेटफॉर्म से छोटा है जिसका इस्तेमाल नेत्रा मार्क 1 में किया जा रहा है। प्रेटर 600 इसकी हाई क्रूज स्पीड है, इसका एक बेहतर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है और एक बेहतर इंड्योरेंस टाइम भी है। आपको बता दें कि इसकी मौजूदा ERJ 145 से दोगुनी रेंज है। प्रेटर 600 इसकी सर्विस सीलिंग भी 45,000 फीट है जो कि मौजूदा ERJ 145 की 37,000 फीट से ज़्यादा है और साथ ही आपको मालूम है कि अत्यधिक ऊंचाई से रडार परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 50 और तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर दे सकती है HAL को। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL से भी बात कर रहा है तेजस मार्क 1A के एडिशनल ऑर्डर्स देने के लिए। हालांकि इसके लिए बजट को भी ध्यान में रखा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि 50 तेजस मार्क 1A ऑर्डर लेने के लिए वो प्रतिबद्ध है और ये नया ऑर्डर तभी दिया जाएगा जब 83 तेजस जो फाइटर जेट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो डिलीवर हो जाएं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कावेरी ड्राई इंजन का रशिया में हाई एल्टीट्यूड ट्रायल जो है वो सफलतापूर्वक हो गया है और कावेरी इंजन का हर कंडीशन में टेस्ट किया गया जिसमें कि इसके प्रेशर, स्पीड और थ्रस्ट का टेस्ट भी किया गया और इसने अपने 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट को भी हासिल किया। कावेरी ड्राई इंजन का अब स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जाएगा जिसके लिए
गोदरेज एरोस्पेस को कॉन्ट्रैक्ट में मिला है और गोदरेज एरोस्पेस इस मॉडल के 6 प्रोटोटाइप्स इंजन को बनाएगी और इनका 700 घंटों तक टेस्ट किया जाएगा सर्टिफिकेशन के लिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के बड़े पदों पर एक बड़ा फेरबदल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुरेंद्र कुमार को सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। मौजूदा उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडर के तौर पर भेजा गया है। वहीं सेंट्रल कमांड में भी बदलाव किया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीएस राजू का उप प्रमुख का कार्यकाल 10 महीने का ही था और अब वो सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के कमांडर के रूप में काम करेंगे और उनका कार्यकाल 8 महीने का होगा। फिलहाल इस कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर हैं, जो कि 28 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 840 विमानों का ऑर्डर दिया है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सौदे में 370 विमान खरीदने का विकल्प भी शामिल है। एयर इंडिया के अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि एयरलाइन के द्वारा विमान खरीदने के लिए दिए गए ऑर्डर से दुनिया भर में काफी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एयर इंडिया के निजीकरण के साथ शुरू हुई प्रक्रिया के तहत 840 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि ऑर्डर के तहत अगले दशक में एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदे जाएंगे, जबकि इसमें 370 विमान खरीदने का ऑप्शन यानी कि विकल्प भी शामिल है और ये आधुनिक विमानन इतिहास में किसी एयरलाइन के द्वारा दिए गए सबसे बड़े विमान ऑर्डरों में से एक होगा। आपको बता दें कि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के A350 और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी। तो दोस्तों, अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।